हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऑफिशियल चैनल पे। आज के दिन हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि होने वाले आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन रेलवे एएलपी के लिए। आपको पता है रिसेंटली आरआरबीज ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। इसीलिए हमें सीबीटी 2 की तैयारी के लिए, अब देखिएगा इस काफ़ी सारे एस्पिरेंट कहेंगे कि सीबीटी 1 का आपका एग्जामिनेशन अभी तक होने का है, डेफिनेट सी बात है। लेकिन आपको तो सीबीटी 2 को जो अच्छी तरीके से क्लियर करना ही होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो जो सीबीटी 2 में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है, तो जो 2019 से लेके जो हमारे पास में जितने भी शिफ्ट हुए थे 2019 में, हम लोग उन सारे पेपर्स का एक डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए अभी से मदद करेगा। देखिए मैं बात करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप सिर्फ सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए देख रहे होगे तो ये बात गलत है। आपको साथ ही साथ सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद जस्ट कुछ ही महीने में इसकी एग्जामिनेशन होती है सीबीटी 2 की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करनी रहती है, तभी जाके आप इसका सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आपके जो क्वेश्चंस बने थे प्रीवियस साल में, वो किस तरीके से पूछे गए थे, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग हमारे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, सेंट्रल हो या फिर स्टेट में, जो भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखने होंगे। क्लियर है? आज का जो सीबीटी 2 का ये पेपर है गाइस, ठीक है, जिसमें हमारे पास में 75 हम लोग क्वेश्चंस कवर करने वाले, जो कि एएलपी इलेक्ट्रिशियन 22 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। अब देखिए सेम आपको जो शिफ्ट है, अलग अलग शिफ्ट में जो जितने भी पेपर हुए थे 2019 में, ठीक है, वो हम लोग आपको कवर कराने वाले हैं। अराउंड 6 to 7 पेपर्स है, उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे सो दैट आपको आने वाले समय में किस तरीके से तैयारी करनी होगी उसका आपको एक अंदाजा लग जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन जो है आपको सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर साथ ही साथ चाहते हो कि सीबीटी 1 के लिए भी आपको तैयारी कराओ तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। सो आपको जो दिक्कत जा रही थी हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, तो उनको आपको अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं जाएगा। दोनों लैंग्वेज में मैंने ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें हमारे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट 2024 में जितने भी वैकेंसीज के बारे में जो भी अपडेट्स आती है उसको आप मिस ना कर सको। तो चलिए अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग काफ़ी नए नए कोर्सेज और इंटरेक्टिव सेशंस, ई बुक्स हो गए, फ्री कोर्सेज, फ्री टेस्ट हम लोग हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करते गए, चूंकि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे पास है कुजिफाई। इन दोनों को आपको डाउनलोड करके रखना होगा। अगर आपके पास आईफोन है तो वो भी हमारे पास में एप्लीकेशंस अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ऑफिशियली हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ना होगा तो बस आप उससे भी जुड़ सकते हो। गैस हमारे दोनों ऑफिशियल व्हाट्सएप के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी डे टू डे अपडेट जो रहते हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते हैं और हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। देखिएगा दोनों लैंग्वेज में बताया गया, दोनों लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने वालों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता क्या है? ठीक है, मतलब कि क्या है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी गई है, ये आपको पूछेगा। अब देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, ये आपको बेसिक से मैं समझा देता हूँ। ये काम क्या करते हैं, AC टू DC करने का। ठीक है, AC टू पल्सेटिंग DC हम लोग कहते हैं। ठीक है, AC टू पल्सेटिंग DC करने का काम करता है, ये ऐसा डिवाइस है। रेक्टिफायर क्या करता है, आपको देखा होगा रेक्टिफायर में कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। इसमें हमारा यूज किया जाता है डायोड। ठीक है, इसमें हमारा यूज किया जाता है डायोड। डायोड क्या करता है गाइस, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसी को वो कंडक्ट करता है। अगर ये मान लो साइनोसाइडल इनपुट दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो आउटपुट हमारा किस तरीके से मिलेगा, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके जो हम लोग साइनोसाइडल AC टू हम लोग DC कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास में 3 अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर्स रहते हैं, जो कि होता है हमारे पास में हाफ वेव, फुल वेव और फुल वेव सेंटर टाइप वाला। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें पूछी गई तो हमारी निकल के आती है 40.6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। साथ ही साथ अगर आपको हाफ वेव के लिए पूछी गई तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 40.6। सेम अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछेगी तो हमारे निकल के आते 81.2%। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, वो आती है हमारे पास 40.6। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन देखे रखी है। अगर आपको आरआरबीज के, ALP के, JEE के अगर आपको बैचेस लगानी होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करते समय आप आपका जो नेम है, नाम
वो आप मुझे बताइएगा, और कौन सी टारगेट एग्जामिनेशन है वो भी आप यहाँ पे बताइएगा। क्लियर है, पूरी सहायता की जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर देता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन पूछा गया, एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? ठीक है, एमीटर प्रोवाइड्स पाथ फॉर, ठीक है, एमीटर की ऐसा डिवाइस है गाइस, ये क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये करंट को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, अगर ये एमीटर है मान लो, ओके, इसमें से अगर हमारा करंट फ्लो होता है, ये मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो इसमें से बट ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा एमीटर में से अगर यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास कनेक्टेड है अलग अलग, दूसरे कोई भी अलग अलग पाथ कनेक्टेड है, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये सबसे कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, सो दैट हमारा करंट जो है, हमारा मैक्सिमम करंट इससे फ्लो हो और वो जो एमीटर है वो रीड कर सके पर्टिकुलर वैल्यू को। क्लियर है, तो जो एमीटर जो प्रोवाइड करता है ये हमारा अधिकतम धारा को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एमीटर जो है किसके लिए पथ प्रदान करता है? ठीक है, एमीटर प्रोवाइड्स पाथ फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अधिकतम धारा का मतलब क्या है कि इस एमीटर में से अधिकतम जो करंट है वो प्रवाहित हो सके, फ्लो हो सके, इसके लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और एमीटर किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर अ करंट। सिंपल है गाइस, ठीक है, ये आपको चीज पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए एमीटर को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग वोल्टमीटर की बात करें तो वो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हो चुका। वोल्टमीटर किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो काफी इन्फाइनाइट रहता है, इसीलिए वो जो है मिनिमम करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए ध्यान में रखना होगा, एमीटर और वोल्टमीटर के लिए। क्लियर है। करेक्ट आंसर क्या जाता है हमारे पास में? ऑप्शन डी। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ईएमएफ जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ईएमएफ। ठीक है, अभी हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो कि हमारे एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, या फिर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हम लोग चेंज करते हैं उसके द्वारा वो जनरेट होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, ये हम लोग ई इस लेटर से डिफाइन करते हैं, और इसका जो जनरल एसआई यूनिट होता है ये होता है हमारा वोल्ट। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एम्पियर किसका यूनिट है गैस? ये हमारा करंट का है। ठीक है, वेबर किसका यूनिट है? ये हमारा फ्लक्स का आता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? ये हमारी वोल्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं, स्क्विरल केज मोटर की गति डैश। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्क्विरल केज मोटर पूछा गया। ठीक है, कि स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दी जाती है, स्टेटर लाइन धारा के अनुसार बदलती है, या फिर हम लोग कहेंगे रोटर परिपथ के प्रतिरोध को शामिल करती है, रोटर ध्रुव बदल दी जाती है। ठीक है, इसी का मतलब क्या है कि जो स्पीड है स्क्विरल केज मोटर की, अभी आपने देखा होगा दो तरीके के हमारे पास में रोटर रहते हैं। ठीक है, एक तो स्क्विरल केज हो गया, ठीक है, और दूसरा रहता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर रहता है। ठीक है, तो स्क्विरल केज मतलब क्या है? गिलहरी केज का पिंजरा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्क्विरल केज रहता है, जो गिलहरी का पिंजरा रहता है उस तरीके से हमारा ये स्क्विरल केज का रोटर टाइप रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, स्क्विरल केज की जो गति है, जो स्पीड है, किस तरीके से चेंज की जा सकती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग जो नंबर ऑफ स्टेटर पोल है उसको चेंज करके कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा निकल के आता है NS = 120 इंटू F/P। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पोल की संख्या जो है वो अगर हम लोग घटा दे या बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे सिंक्रोनस स्पीड या कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी के साथ अगर हम लोग पोल्स की संख्या चेंज करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी, और साथ ही साथ हमारा जो रोटर स्पीड है, जिस गति से हमारा रोटर घूम रहा है, उस गति को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आता है? स्पीड ऑफ स्क्विरल के जो रोटर जो है हमारी चेंज की सकते हैं रोटर पोल्स के द्वारा। अगर हम लोग स्लिप रिंग की बात करते हैं तो स्लिप रिंग के अंदर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते गए। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ पोल को चेंज करके V/F कंट्रोल से या फिर वोल्टेज को कंट्रोल करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्क्विरल केज की बात की जाए, जो कि काफ़ी रग्गड रोटर होता है, उसकी जो स्पीड है हम लोग स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दी जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन ए। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जर एक्ट्स लाइक एक बैटरी चार्जर एक डैश की तरह कार्य करता है। ऑप्शन में क्या है? कन्वर्टर, दिष्टकारी, साइक्लो कन्वर्टर, या फिर चॉपर। ठीक है, दिष्टकारी मतलब कि क्या? रेक्टिफायर। आप सारे ऑप्शन देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने बताया है।
तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बैटरी चार्जर किस तरह वर्क करता है, एक बैटरी चार्जर किसके डैश की तरह कार्य करता है। ऑप्शन में हमारे पास में कन्वर्टर, रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर और चॉपर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में रेक्टिफायर। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दिष्ट करें क्यों। अगर आप देखिए कन्वर्टर की बात करते हैं तो कन्वर्टर AC टू DC और DC टू AC दोनों करता है। लेकिन अगर हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखिए बैटरी चार्जर के अंदर हम लोग क्या है, AC मेन से सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है, AC मेन से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जैसे 230 वोल्ट का अगर हमने सप्लाई दे दिया, उसके बाद में हमारे पास में नहीं क्या डायोड्स का कॉन्फ़िगरेशन रहता है यहाँ पे, ब्रिज रेक्टिफायर या फिर जो भी रेक्टिफायर हम लोग यूज़ करते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ठीक है। इसके कारण क्या था, हमारे पास में AC टू हमारा DC कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्वांटिटी AC टू DC कन्वर्ट होती है। तो इसके कारण क्या हुआ हमारा कि जो बैटरी चार्जर है एज ओवर रेक्टिफायर करके वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका गाइस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अ स्पीडोमीटर डिस्प्लेज द स्पीड ऑफ व्हीकल वेयर एज अ डैश डिस्प्लेज द स्पीड ऑफ अ मोटर। एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या कहा है कि एक विद्युत वाहन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर आपको क्या कहता है, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो स्पीडोमीटर क्या करता है कि जो स्पीड है गाड़ी की, ठीक है, जो वाहन की स्पीड है उसको दिखाता है, ठीक है, जबकि एक डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब इनमें से ऑप्शन क्या है, टेकोमीटर, वायु दाब मापी, मैग्नेटोमीटर या फिर तुंगता मापी, ठीक है। मतलब कि क्या ऑप्शन में क्या है, टैकोमीटर है, बैरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर और अल्टीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरीके से स्पीड को नापते हैं, उसी तरीके से जो हमारी मोटर की स्पीड रहती है, मोटर की जो गति है, ठीक है, उसको किसके द्वारा नापा जाता है गाइस, उसको टैकोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा यूनिट क्या होता है, आपका यूनिट क्या होता है, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितनी बार वो घूमता है, इसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने बार वो रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। ये किसको, ये क्या नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ये टैकोमीटर हमारी जो मोटर की स्पीड है उसको नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, ये हमारा किसको कनेक्ट होता है, इस शाफ्ट को कनेक्ट होता है। ये अगर हमारी मोटर होगी ना, इसके शाफ्ट को कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारी जो स्पीड है ये नापता है कौन से, इसका यूनिट क्या आता है, RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। सो क्लियर है, हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन ए। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ग्रूव्स इन अ क्लेट वायरिंग आर मेड फ्रॉम, ठीक है। क्लेट वायरिंग में जो खांचे किससे बने होते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्लेट वायरिंग में खांचे किससे बने होते हैं, चीनी मिट्टी, तांबा, कांच और या फिर इस्पात, पोर्सिलिन, कॉपर, ग्लास या फिर स्टील, ठीक है। जो क्लेट वायरिंग में, ठीक है, जिसमें VIR और फिर PVC इंसुलेटेड वायर जो है वो ब्रेड किए जाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड किए जाते हैं पूरे हमारे वॉल्स के अंदर, तो ये पोर्सिलिन ग्रूव्स का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। जो ग्रूव्स रहते हैं क्लेट वायरिंग में वो पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है, ओके। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इंसुलेशन बिटवीन द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड द कनेक्टिंग केबल एज पर द ISI, ठीक है। ISI के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए, ये बोला गया। व्हाट शुड बी द इंसुलेशन बिटवीन बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर एंड द कनेक्टिंग केबल। केबल और बॉडी के बीच में, इलेक्ट्रिक हीटर के बीच में कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहना चाहिए। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 हमें क्या बताता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, ये आपको ध्यान में रखना होगा, 1956, ठीक है। ये इसके तहत हमारा रूल नंबर आता है 48। ये हमें क्या बताता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर लीकेज करंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक वाटर हीटर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है 1 मेगा ओहम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मेगा ओहम से कम नहीं होना चाहिए। अब मेगा मतलब कि क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1 × 10⁻⁴, ठीक है, 10 की जो पावर होती है 6 ओहम, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी, 1 मेगा ओहम से हमारा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा गाइस, बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड्स द इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है। ड्राई वुड, वेट रोप, मेटल रॉड या फिर वेट वुड, ठीक है। सूखी लकड़ी, गीली रस्सी, धातु की छड़ या फिर गीली लकड़ी। अगर देखो हम लोग धातु कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि क्या है, वो कंडक्टिंग मेटल है।
आपको पता होगा मेटल में से जो है करंट हमारा फ्लो होता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या धातु की छड़ी यूज़ करेंगे क्या, मेटल रॉड? ये भी नहीं करेंगे। वेट रॉड अगर गीला है तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो हमारा इसमें से शॉक लगने का डर ज़्यादा हो जाता है। वेट रोप है, ठीक है, रस्सी अगर हम लोग यूज़ करें वो भी गीली है तो उसमें से भी इलेक्ट्रिकल करंट लीकेज करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ड्राई वुड जो है, ठीक है, अब वुड जो है कि ऑलरेडी एक इंसुलेटर करके वर्क करता है, ठीक है, उसमें से भी अगर सूखी लकड़ी होगी वो, ठीक है, तो वो एज अ इंसुलेटिंग मीडियम करके वो वर्क कर सकती है, ठीक है। क्लियर है? आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस। अगर आपको अभी तक सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। इसी तरीके से काफ़ी सारे आपको सेशंस आपको टाइम टू टाइम में आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, लैम्प की दक्षता डैश में मापी जाती है, ठीक है। दक्षता मतलब की क्या? इफिशियंसी। लैम्प इफिशियंसी किस में मेजर की जाती है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ओके। तो जो लैम्प इफिशियंसी है ल्यूमेन पर वैट, कितना हमें ल्यूमेन जो है आउटपुट में मिल रहा है पर वैट, जो भी हम लोग इसको बिजली दे रहे हैं। इफिशियंसी मतलब क्या होता है? इफिशियंसी मतलब होता है जो हमारा आउटपुट कितना मिल रहा है दिए गए इनपुट के ऊपर, ठीक है। इसी को तो हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब कि हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। अगर हम लोग लैम्प की बात करते हैं, ठीक है, लैम्प में आउटपुट क्या आता है? ल्यूमेंस में आता है, ठीक है। और पावर आप लोग किस में देते हो? आप इलेक्ट्रिकल पावर देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर देते हो जो कि हमारे वैट में रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? ल्यूमेन पर वैट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर फॉल्स स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ, ठीक है, प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम हो जाती है। इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है, ठीक है, किसके बढ़ने से घट जाती है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर हमारा लोड बढ़ जाता है, ठीक है, अगर हमारा लोड बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके कारण जो है हमारी जो स्पीड है ये हमारी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? भार, ठीक है। भार मतलब कि क्या है? जो लोड अगर हमारा बढ़ जाता है इंडक्शन मोटर के ऊपर तो बट ऑब्वियस है उसकी जो स्पीड है ये हमारी भी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए जैसे हमारा लोड जो है मोटर शाफ्ट के ऊपर वो हमारा बढ़ जाता है तो जो लोड टॉर्क है वो हमारा हाई हो जाता है मोटर टॉर्क से, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मोटर है वो थोड़ा सा हल्का सा जो धीमी गति में घूमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी रोटर की स्पीड रहती है ये भी हमारी घट जाती है। क्लियर है? लोड के बढ़ने से हमारा जो स्पीड है ये भी हमारा घट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयंचालित विद्युत आयरन का तापमान विनियमन घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट आपको पता होगा, थर्मोस्टेट का जो बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ठीक है, कि एक टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है वो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएगा? टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो हमारा थर्मोस्टेट रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन में क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी के बार जो है अगर एक टेम्परेचर एक सर्टन तापमान अगर वो पहुंच जाता है उसका, ठीक है, एक रीच हो जाता है तो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बंद हो जाता है। फिर से अगर हमारा टेम्परेचर घटता है तो फिर से हमारा इलेक्ट्रिक आयन शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट की वजह से हो रहा है। क्लियर है? इसका बेसिक जो है वर्किंग रहता है। एंड एक और बात बताना चाहता हूँ कि थर्मोस्टेट में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है आपको, नहीं तो ये तो थर्मोस्टेट देख लिया। अब देखिए थर्मोस्टेट का यूज़ करने का काम क्या है कि वो ज़्यादा हीटअप ना हो, ठीक है, एक लिमिट के बाद वो हमारी हीट ना हो, एक टेम्परेचर तक वो बना रहे, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको थर्मोस्टेट का एज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस करके यूज़ करते हैं। तो थर्मोस्टेट में जो यूज़ की जाती है गैस उसको हम लोग कहते हैं बाय मेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का जो है हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बायोमेटेलिक मतलब कि क्या है? दो मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक ब्रास और एक आयरन, ठीक है। अलग अलग हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप रहती है, जिसके कारण क्या होता है अगर हीट होती है तो उसके अंदर बेंड हमारा निकल कर बेंड हो जाती है, ठीक है। हीट होने के कारण वो बेंड हो जाता है तो उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है लूज हो जाता है, ठीक है। अगर ये मान लो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एक हमारा एक मेटल है, ठीक है, और एक हमारा एक दूसरा मेटल, इसी को इन्फ्यूज करके बनाया गया है, ओके। तो इसके कारण क्या है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन बनाया गया एक इसके साथ में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अगर यहाँ पे इसको हीट लग जाता है, ठीक है, अगर ये हीटअप हो जाता है, ठीक है, ये अगर हमारा हीटअप हो जाता है तो मान लो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। जो हमारा कनेक्शन है यहाँ से ये लूज हो जाएगा। अगर हमें हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्लोज कनेक्शन है तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोस्टेट के अंदर, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? हमारा ऑप्शन सी।
पढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्या करें, एक लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है, हाउ इज लिसाजस पैटर्न क्रिएटेड। देखिए लिसाजस पैटर्न किसके ऊपर आता है, हमारा सीआरओ के ऊपर, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग उसको कहते हैं गाइस, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, एक वर्टिकल और डिफ्लेक्शन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के कारण हम लोग जो है एक साइनोसाइडल सिग्नल जब हम लोग उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तब हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है सीआरओ के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग उसको कहते हैं। इस तरीके से लिसाजस पैटर्न हमारे क्रिएट होते हैं अलग अलग शेप के, ओके। यूनिट सर्कल हो गया, ओके। तो ये जो लिसाजस पैटर्न है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर जब साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई किए जाते हैं तब ये हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बाय ड्रॉइंग टू साइन वेव्स विच आर राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, ओके। ये ऐसा एक हो गया और एक इस तरीके से। तो हमारे पास जो लिसाजस पैटर्न होता है उसके कारण हम लोग फेज डिफरेंस को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिसाजस पैटर्न जो है ये हमारे मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल की या फिर फेज डिफरेंस, ठीक है, दोनों साइनोसाइडल सिग्नल का, ठीक है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक साइनोसाइडल सिग्नल एक दूसरा सिग्नल है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस आता है, ठीक है, ये हम लोग नापने के लिए लिसाजस पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए भी। तो दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है। दो ज्यावक्रीय तरंगे खींचकर जो एक दूसरे को समकोण पर होती है, ठीक है, ये इससे हमारा लिसाजस पैटर्न को फ्रेम किया जाता है। थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, जे में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी एन ओवर एक्साइटेड। जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया, ओके। जब एक प्रत्यावर्तक को, ठीक है, अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड हम लोग कहते हैं तब उसका कंडीशन क्या रहती है, कब हम लोग उसको कहते हैं कि वो ओवर एक्साइटेड है, जब वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो लीडिंग होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। एक अल्टरनेटर जो है, ठीक है, जब वो ओवर एक्साइटेड रहता है तब वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। काफ़ी कबार एस्पिरेंट जल्दबाजी में इसका तुरंत आंसर लीडिंग मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। अग्रगामी शक्ति गुणक, ठीक है, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर, और पश्चगामी शक्ति गुणक मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रहता है, ठीक है, वो लीडिंग पे वर्क करता है। ये ध्यान रखिएगा, वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। ये डिफरेंस होता है हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है। फेजर डिफरेंस जो रहता है हमारे वोल्टेज और करंट के बीच का रहता है। ये हमें क्या बताता है कि हमारा लोड है इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है करके, ये भी हमें बताता है, और पावर फैक्टर कितना है करके, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस मोटर है हमारी, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, वो कौन से मोड पे वर्क करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे। लेकिन अगर हम लोग अल्टरनेटर की बात करते हैं तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ध्यान देना होगा, एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर हमारा लैगिंग करंट जो है कनेक्टेड लोड को सप्लाई करता है। इसी का मतलब कि क्या है कि लोड जो है वो हमारा लैगिंग नेचर का है। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अल्टरनेटर क्या करता है, सप्लाई। अब देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर, एक तो ये हो गया। अगर आपने कहा सिंक्रोनस मशीन, तो एक तो उसके अंदर रहता है अल्टरनेटर, एक तो रहता है सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर क्या करते हैं, इसको हम लोग प्राइम मूवर से इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गाइस, अल्टरनेटर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको प्राइम मूवर से इनपुट देते हैं, ठीक है, मतलब रोटेट करते हैं, तो ये मोटर क्या करती है, ये अल्टरनेटर क्या करते हैं, पावर को जनरेट करता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, ठीक है, तब जाके वो एज अ मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करता है। क्लियर है, ये मैकेनिकल आउटपुट हमारा जनरेट करते हैं, हो गया इसका शाफ्ट। क्लियर है। तो हमें जो पता होना चाहिए, जो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर है ये होते हैं दोनों सिंक्रोनस मशीन में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे अल्टरनेटर बताया गया है, ठीक है, प्रत्यावर्तक को, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अल्टरनेटर क्या करेगा, प्राइम मूवर से हमारा इनपुट लेगा, मैकेनिकल इनपुट, ये पावर जनरेट करेगा और ये किसको फीड करेगा, ठीक है, ये ओवर एक्साइटेड मोड में अगर है, ठीक है, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, बिल्कुल भी ऐसी गलतियां करके मत नहीं आना गई। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, जितना पेपर ईजी रहता है उतने हम लोग सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, क्या है, सोल्डरिंग के लिए
अनुशंसित विन्यास क्या है, ठीक है। रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोल्डरिंग, ठीक है। सोल्डरिंग के लिए कौन सा रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन है, इतना ही बेसिक पूछा गया, ठीक है। तो जनरली जो है वो लैप जॉइंट इसमें सोल्डरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिकमेंडेड है हम लोग कह सकते हैं। लैप जॉइंट हो गया, बट जॉइंट, स्काफ जॉइंट होता है। तो आपको जॉइंट का भी अगर आपको सेशन चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए होगा तो वो लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइस, देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर पाइप अर्थिंग, ठीक है। पाइप अर्थिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग के लिए हॉलो जीआई रॉड, ठीक है, खोखला जीआई रॉड जो है ये हमारा यूज किया जाता है। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भूसंकर्पण के लिए उपयोग में लिया जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा हॉलो जीआई रॉड, ठीक है। गैल्वेनाइज आयरन रॉड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पाइप अर्थिंग के लिए। अलग अलग टाइप की अर्थिंग होती है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग हो गया, रॉड अर्थिंग हो गया, पाइप अर्थिंग हो गया, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है, ठीक है। कॉपर प्लेट, हॉलो जीआई रॉड, सॉलिड जीआई रॉड, कॉपर सॉलिड रॉड, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो पाइप अर्थिंग की बात किया तो हॉलो जीआई रॉड का इससे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करो गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन। अ 3 इनपुट नॉर गेट गिव्स आउटपुट व्हेन, एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च आउटपुट देता है जब, ठीक है। अब देखिए और गेट की अगर हम लोग बेसिक बात कहेंगे, और गेट का इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये अगर हमारे 2 इनपुट हो गए, ट्रूथ टेबल क्या हमारा निकल के आता है गाइस, देखिएगा क्या इनपुट रहेंगे हमारे पास में, ए और बी इनपुट रहेगा और आउटपुट हमारा आएगा वाई, ठीक है। या फिर आउटपुट हमारा क्यू भी लिख सकते हैं। दोनों इनपुट क्या रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। कंडीशन क्या हमारी निकल के आती है, अगर हम लोग देखते हैं 0 0 के लिए हमारा आउटपुट आता है 0, 0 1 के लिए हमारा आउटपुट आता है 1, ठीक है। मतलब कि क्या, एक दोनों में से कोई भी एक अगर हाई है तो भी हमारा आउटपुट 1 आता है। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है, ए जो है हाई है तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, दोनों भी हाई है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास में और गेट के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर गेट की बात करते हैं, नॉर मतलब होता है नॉट प्लस और, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ये होता है सिंबल, यहाँ पे एक बबल लग जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉर गेट का, ठीक है। ये दोनों इनपुट हो गए ए और बी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आउटपुट वाई। अब इसका यहाँ पे आउटपुट जो है वाई, ये कब आता है, ठीक है। ये वाई आउटपुट कब आता है। अब देखिए सारे को इन्वर्ट कर देना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। अगर दोनों भी हाई है या फिर दोनों में से एक कोई भी हाई है तो भी हमारा आउटपुट 0 आएगा। लेकिन दोनों अगर 0 है, ये बात ध्यान दीजिएगा, दोनों अगर 0 है तभी जाके हमारा आउटपुट जो है हमारा 1 आएगा। इसी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 3 इनपुट वाला भी अगर हमारे पास नॉर गेट है, ठीक है, तो अगर इनमें से ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो तीनों में से अगर कोई भी अगर हमारा 1 आता है, ठीक है, या फिर तीनों भी 1 आते हैं, दोनों 1 आते हैं, ठीक है, कोई भी, तो भी हमारा आउटपुट क्या है, हमारा 1 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे आउटपुट अगर हमें वाई ये चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट। हाई आउटपुट मतलब कि क्या, आउटपुट जो है वाई ये हमारा 1 चाहिए। तो इसके लिए क्या आपको कंडीशन रखने की तीनों जो है 0 आपको चाहिए। क्लियर है, तीनों जो इनपुट है 0 लगेंगे तभी जाके हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा, हाई आएगा, ठीक है। इसी का मतलब कि सारे जो इनपुट है ये सारे इनपुट लो होने चाहिए, सभी इनपुट निम्न होते हैं। निम्न मतलब कि क्या, लो होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन करके पूछा गया था। तो ज़रूर आपको लॉजिक गेट के बारे में सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टू इनपुट आपने नॉर गेट देख लिया, ठीक है, बट यहाँ पे 3 इनपुट पूछा गया, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमें पढ़ाया नहीं गया या फिर हमने देखा नहीं। तो ये बेसिक इसी तरीके से कॉन्सेप्ट उसको डेवलप होते हैं। क्लियर है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल बताई गई है, ठीक है, ये कौन से टाइप की है यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ये डबल कट फाइल है, आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ से डबल कट फाइल है, डबल काट वाली फाइल है, ठीक है। दी गई आकृति में से दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचाने। तो ये जो फाइल है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा गया, ठीक है। अगर आपको सिंबल बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आपको इसमें से ऐसा एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर्स द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज केप्ट क्लोज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर गाइस। अगर आपको पता होगा करंट ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी जो सेकेंडरी होती है, ठीक
ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट रखते हैं या फिर लोड लगा के रखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी साइड जो रहती है करंट ट्रांसफार्मर की हमेशा शॉर्ट सर्किट रहती है, सो दैट कोर सैचुरेशन को अवॉइड कर सकते हैं और इसके कारण जो हाई वोल्टेज यहाँ पे निर्माण हो रहा है उसको हम लोग अवॉइड कर सके। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है गाइस। जो सीटी के है कभी भी हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट नहीं रखते, ये आपको पता होना चाहिए। द सीटी ऑफ अ सेकेंडरी द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ सीटी दैट मीन्स करंट ट्रांसफार्मर हम लोग कभी भी ओपन नहीं करते। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो वो होता है हमारे पास धारा ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सेकेंडरी या फिर प्राइमरी वाइंडिंग, तो हमेशा सेकेंडरी, ठीक है, बट ऑब्वियस बात है। ये सीटी और पीटी का हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं मुझे बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। छोटा सा आपको टास्क दे के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एन एल्यूमिनियम केबल टू कॉपर बस बार, ठीक है। एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचाने, ठीक है। लग यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एल्यूमिनियम केबल टू अ कॉपर बस बार, ठीक है। कॉपर बस बार को एल्यूमिनियम केबल से जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसके लिए हम लोग बायोमेटालिक केबल लग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायोमेटालिक केबल लग का इस्तेमाल करते हैं, द्विधातुई केबल लग ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। देखिए क्या कह रहा है, इन अ 3-phase सिस्टम बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम हाउ मेनी मिनिमम वाट मीटर आर सफिशिएंट टू मेजर द टोटल पावर, ठीक है। 3-phase सिस्टम बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में कितने मिनिमम वाट मीटर जो है सफिशिएंट रहते हैं सो दैट हम लोग एक टोटल पावर को मेजर कर सके? तो हमारे पास में मिनिमम, ठीक है, 3-phase सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जनरली एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि 3 लगेंगे, 2 लगेंगे, नहीं, यहाँ पे क्या बताया कि बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वाट मीटर हमारे पास रिक्वायर्ड है क्योंकि पूरा सिस्टम में बैलेंस है, ठीक है। 1 by 1 भी आप इसका पावर मेजर कर सकते हो, लेकिन ब्लॉन्डल्स के नियम के अनुसार, ठीक है, जहाँ पे n नंबर ऑफ सिस्टम है, n नंबर ऑफ फेजेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ वायर्स है, तो n नंबर ऑफ वाट मीटर्स हमारे पास रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। n नंबर ऑफ फेजेस है, ठीक है, तो n यहाँ पे जो वायर्स लगेंगे वो n+1 रहेंगे, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे n नंबर ऑफ वाट मीटर के हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी टोटल पावर को मेजर करने के लिए। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे n फेज है, ठीक है, जहाँ पे n फेजेस है और n वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे n-1 लगेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन ध्यान रखिए। अगर हमारे पास में n फेज है, ठीक है, और n+1 वायर है, ओके, n+1 वायर है, तो यहाँ पे n+1 वायर मतलब जितने फेजेस है उससे ज़्यादा एक वायर है, तो उसमें हमारे पास में n+1 उसमें जो हमारे पास वाट मीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या होगी गाइस, ठीक है, वो होगी हमारे पास में n, ठीक है, वो होगी हमारे पास में n। लेकिन n फेज है और n ही वायर है तो हमारे पास में वाट मीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी n-1। यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियरली लिख देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करके चलेगा। अगर आपके पास n फेज है, n+1 वायर से, तो कितने नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड रहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर आपके पास n फेज है मतलब 3 फेज की ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें 3 ही वायर है, समझो 3 ही वायर, 3 फेज डेल्टा का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वायर की रिक्वायरमेंट, कितने नंबर ऑफ वाट मीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, n-1। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों जगह गलती होती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ वाट मीटर सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड रहेगा। गलतियाँ बहुत बार एस्पिरेंट्स करके आते हैं, एक तो n-1 करके आएंगे, ठीक है, 3-1 विच इज़ 2, या तो ये, एक तो ये, नहीं तो ये तो हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ये भी करके सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन ए भी इसमें हो सकता है। काफ़ी सिंपल ऑप्शन लगते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट होता है, हमने काफ़ी बार देखा है। ओके, करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को डैश नियंत्रित किया जा सकता है। पाइप अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी रेगुलेटेड बाय, इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द साल्ट एंड वाटर, ठीक है। नमक और पानी अगर हम लोग उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग हमारा जो है वहाँ पे मिश्रण बन जाता है पानी और हमारे नमक का, ठीक है। अगर हम लोग नमक और पानी डाल के वहाँ पे करते हैं तो हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है हमारा कम हो जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस क्यों हम लोग कम चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो लीकेज करंट है हमसे कम से कम वो हो सके। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन,
यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणांक क्या है? इफ द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम्स ईच देन द पावर फैक्टर इज व्हाट? देखिए जो दोनों चीजें हमारे पास में रेजिस्टेंस है और वो कितना बताया गया 10 ओम का, जेड इम्पीडेंस भी हमारे पास 10 ओम का बताया गया, ठीक है। पावर फैक्टर हमें पूछा गया cos फाई, ये कितना निकल के आ जाता है? cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है पावर फैक्टर का? देखिए ये होता है हमारे पास में R/Z, ये फार्मूला लिख के रखिएगा, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला गाइस। अब देखिए Z मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में हमारे पास में क्या आता है? R प्लस माइनस JX, ठीक है। X मतलब होता है हमारा रिएक्टेंस, जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस रिएक्टेंस भी आ सकता है या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या हो गया? ये होता है हमारे पास में XC। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब क्या होता है हमारे पास में? XL। XL का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfL। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2πfC। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंपेडेंस में क्या होता है? दोनों मिला के आते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इंपेडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस और हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। तो अगर हमारे पास में परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा, ठीक है, हमारा इंपेडेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस और इंपेडेंस अगर हमारा सेम है तो हमारे इस वैल्यू में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। cos फाई कितना आ जाएगा? cos फाई मतलब क्या? 10/10 हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा ऑप्शन बी, एकल, ठीक है। सिंपल है, cos फाई हमारा कितना आएगा? 1, क्योंकि R और Z की वैल्यू दोनों सेम है, ओके, क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक नहीं है? ठीक है, नॉट एन इंसुलेटर बोला गया, नॉट, ठीक है। अब देखिए इंसुलेटर क्या करता है, ठीक है, एक जो है हमारा हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखता है मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्ट में, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग ऑप्शन में देखें, ठीक है, कांच, अभ्रक, लकड़ी और सोना, ठीक है। सोना क्या हो जाएगा? ये क्या है? हमारा एक मेटल है, ठीक है। और आपको पता ही होगा मेटल में से इलेक्ट्रिकल करंट जो है हमारा फ्लो होता है, क्लियर है। तो हमारा इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सोना, ओके। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन लगता है हालांकि इतना रहता नहीं है। एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पियर के स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है। इसकी चार्ज की मूल स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पियर की एक स्थिर धारा की आवश्यकता है। तो AH दक्षता की गणना करें। मतलब क्या है? एन अल्कलाइन सेल इज डिस्चार्ज एट अ स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पियर फॉर 12 आवर्स to restore its original state of a charge. A steady current of a 3 ampere for 20 hours is required. Calculate the AH efficiency. AH efficiency हमें निकालनी है, एम्पियर और efficiency इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमें निकालनी है। सिंपल है, सारे वैल्यूज हमारे पास बताए गए। AH efficiency हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक अल्कलाइन सेल है जो डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 12 घंटे के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। 4 एम्पियर का वो करंट हमें आउटपुट में दे रहा है, ठीक है। आउटपुट एज क्या हो जाएगा? ठीक है, आउटपुट एज क्या हो जाएगा हमारे पास में? 12 एम्पियर जो है 4 घंटे के लिए हमारे आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो 12 गुणाकार 4 मतलब क्या होगा? 48 AH, ठीक है। इनपुट एज कितना हो गया यहाँ पे? इनपुट एज कितना होगा हमारे पास? अगर हमें उसको फिर से ओरिजिनल सेट पे लाना है, फिर से चार्जिंग मोड पे लाना होगा, तो हमें 3 एम्पियर का जो करंट है उसको 20 घंटे के लिए हमें सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो फिर से चार्ज होगा। सेल की बात करें, अल्कलाइन सेल की, ठीक है। तो इनपुट हमें कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। हम लोगों को 20 एम्पियर का करंट देखिए यहाँ पे क्या है, 3 एम्पियर का करंट जो है 20 घंटे के लिए लगाया जाना चाह रहा है, ठीक है। तो हमारा वो इनपुट कितना दे रहे हैं हम लोग? 60 AH, ठीक है, 60 AH। तो AH इफिशियंसी कितना हो जाता है? AH इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास में आउटपुट AH बाय इनपुट AH, ठीक है। आउटपुट AH कितना है हमारे पास में, ठीक है, वो अगर हमारे पास 48 है डिवाइड बाय 60, ठीक है। 12 4 जा 12 5 जा, ठीक है। 4/5 का आंसर निकल के कितना था? 0.8, ठीक है। अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 80% इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में बताया गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फंक्शन ऑफ अ लाइन सपोर्ट इन अ पावर ट्रांसमिशन इज टू। शक्ति संचरण में लाइन समर्थनों का कार्य डैश है, ठीक है।
लाइन सपोर्ट का काम क्या होता है पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है, वो जो है एक एडेक्वेट क्लियरेंस जो है एनर्जाइज कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में वो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सिंपल है। ऊर्जित चालक और भूमि के बीच वो पर्याप्त निकासी बनाए रखना, ठीक है, ट्रांसमिशन, ये जो लाइन सपोर्ट्स का काम रहता है, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में। सिंपल है गाइस, क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन वाइल रनिंग व्हाट विल हैपन टू द स्पीड। यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्रों को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपको पता होना चाहिए जो बैक ईएमएफ होता है गाइस, ठीक है, ईबी, ठीक है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, स्पीड से और फ्लक्स से, ठीक है, स्पीड से और अगर आपके फ्लक्स से। अगर मान लो, ठीक है, एक जो कांस्टेंट बैक ईएमएफ क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे कि जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे स्पीड के साथ। अगर हमारे स्पीड को हम लोग रिलेशन बनाना चाहते तो, ठीक है, ओके, स्पीड को अगर हम रिलेशन बनाना चाहते तो, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो स्पीड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स से, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि हमारी डीसी मोटर जो है, डीसी शंट मोटर चल रही थी, तो जो हमारी फील्ड है इसको डायरेक्टली ओपन कर देगा। अगर ये जो फ्लक्स है ये जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया तो ये बट ऑब्वियसली बात है हमारा जो स्पीड है डेंजरसली हाई स्पीड जो है, ठीक है, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, मोटर विल बिकम डेंजरसली हाई। जो स्पीड रहेगी मोटर की, ठीक है, ये स्पीड है एन क्या रहती है हमारी स्पीड रहती है, ये काफ़ी डेंजरसली हाई स्पीड वो अटेंड कर लेगी, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी, ये हमारा इसका ये इसका परिणाम होगा अगर हमारी जो फील्ड है डीसी शंट मोटर की वो ओपन की जाती है तो रनिंग के टाइम पे। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग विच मीटर इज रेगुलेटेड रिगार्डेड एज ए इंसुलेशन टेस्टर। निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है, ठीक है। इंसुलेशन टेस्टर किसको हम लोग मानते हैं, वो होता है हमारा मेगर, ठीक है। मेगर जो मेजर करता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है मेगा ओहम में, ठीक है, मेगा ओहम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ अ पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। नीचे दिए गए जो मोटर है इसमें से कौन सी मोटर का जो रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन सबसे पुअर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। होते हैं हमारे पास सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर या फिर सीरीज मोटर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर रहती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये स्पीड वर्सेस अगर हम लोग टॉर्क देखते हैं, ठीक है, तो जब हमारी स्पीड जो रहती है कम रहती है, ठीक है, ये जब हमारा देखिए अगर हम लोग कहेंगे इस तरीके से पॉइंट हमारे दो निकल के थे, ठीक है, कम स्पीड पे, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कम टॉर्क पे हमारी स्पीड ज़्यादा रहती है और कम टॉर्क पे हमारा जो स्पीड है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग कहेंगे कि हाई टॉर्क पे स्पीड कम रहता है और लो स्पीड पे हमारा जो टॉर्क है वो ज़्यादा रहता है। क्लियर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर हमारा टॉर्क ज़्यादा है तो स्पीड कम रहेगा, अगर हमारा टॉर्क कम है तो स्पीड हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कि क्या हुआ, ठीक है, ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है, हमारा स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम है, ये पॉइंट बी मान लो। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा जो स्पीड कम है लेकिन टॉर्क यहाँ पे हमारा ज़्यादा है, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो सीरीज मोटर का जो ये रहता है, ठीक है, नो लोड स्पीड ये काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये जो नो लोड स्पीड का बेसिकली जो डीसी सीरीज मोटर रहता है इसका जो नो लोड स्पीड रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका रेगुलेशन है काफ़ी कम रहता है, ठीक है। जो रेगुलेशन रहता है ये हमारा किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, स्पीड नो लोड की स्पीड, ठीक है, नो लोड माइनस स्पीड रहेगी फुल लोड की डिवाइड बाय स्पीड रहेगी फुल लोड की मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हम लोग रेगुलेशन निकालते हैं। क्लियर है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सीरीज मोटर के जो रेगुलेशन रहता है काफ़ी पुअर रहता है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या करें, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी डन बाय, ठीक है। जो यूनिवर्सल मोटर रहती है सार्वत्रिक मोटर की गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा हम लोग इसका जो स्पीड है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है मैग्नीट्यूड कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फेज एंगल कंट्रोल, परिमाण नियंत्रण, ठीक है, क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण, चरण को नियंत्रण। तो अगर हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, इसको अलग से 20 मिनट्स लगते हैं, 20 to 30 मिनट्स एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको उसको डेफिनेटली हमारा रेगुलर सेशन के अंदर एक्सप्लेन करा दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो स्पीड कंट्रोल रहती है यूनिवर्सल मोटर की हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। क्लियर है,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक स्टोव इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोव को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी फ्रीक्वेंसी क्या है गाइस, वो हमारी 50 हर्ट्ज ही है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 50 हर्ट्ज, जो अवेलेबल है इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। जो हमारे पास में डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं हमारे स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करते हैं। अभी हमारे पास में इंडिया में कितना है 240 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमारे पास सप्लाई आता है। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पारेषण रेखा पर फेस दोष के लिए डैश प्रकार के रिले को पसंद किया जाता है। डैश टाइप ऑफ रिले इज प्रिफर्ड फॉर फेस फॉल्ट ऑन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस टाइप का रिले, प्रतिघात प्रकार का रिले हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। एक्स जेड मो, ये आपको ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट लाइन के लिए, मीडियम लाइन के लिए और ये लॉन्ग लाइन के लिए, ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पूछेगी, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा हमारे पास में रिएक्टेंस, ठीक है। रिएक्टेंस किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, लेटर इंग्लिश लेटर एक्स से, ठीक है। जेड होता है इम्पिडेंस के लिए और मो होता है उल्टा ओम जो होता है ये हमारा लॉन्ग के लिए यूज कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा मीडियम ट्रांसमिशन आता तो इम्पिडेंस हम लोग करेक्ट करते थे, ठीक है। अगर लॉन्ग आता तो, ठीक है, ये आता है हमारे पास में मो रिले, MHO मो रिले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट है गाइस, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, यदि एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है तो चालकों की कुल संख्या कितनी होगी। If the armature of a DC motor has a 39 slot with a 12 conductors per slot, then the total number of conductor की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो काफी सिंपल है गाइस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हम लोग कौन से लेटर से डिफाइन करते हैं, Z, ये इंग्लिश लेटर Z से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट्स है, ठीक है, हम लोग उसको गुणाकार कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने 39 स्लॉट्स है, ठीक है। इसको गुणाकार करेंगे हम लोग कितने कंडक्टर पर स्लॉट है, 39 स्लॉट से अलग अलग और उसके अंदर 12 कंडक्टर है हर एक स्लॉट में, तो 39 इंटू 12 ये आपको करना होगा। तो 39 इंटू 12 हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, 39 इंटू 10 प्लस 39 प्लस 2, इस तरीके से। 39 इंटू 10 कितना आ जाएगा 390 और 39 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 78। इसको जोड़ दो 8 6 और आ जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 468 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स रहेंगे। जेड की संख्या कितनी आएगी 468। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास में, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ जनरेटर वन मस्ट केयरफुली इंश्योर दैट द जनरेटर टर्मिनल एंड ऑल अदर कंट्रोल वायरिंग आर करेक्ट सो दैट द ऑर्डर ऑफ द डैश मैचेस द सिस्टम। एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है जिससे डैश का क्रम प्रणाली से मेल खा सकता है, ठीक है। इसी का मतलब क्या है कि हमारा जनरेटर को अगर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो जनरेटर टर्मिनल रहेंगे कंट्रोल वायरिंग के ये करेक्ट कनेक्ट होने चाहिए सो दैट हमारा जो फेज सीक्वेंस है गाइस, ठीक है, फेज का जो अनुक्रम है वो मैच करना चाहिए सिस्टम के साथ में। अगर RYB है तो वहाँ पे भी हमारे पास में RYB ही होना चाहिए। ये काफ़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है। क्लियर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कॉन्स्टेंट ही रहती है हमारी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए कौन सा विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज है जो अधिकतम 600 वोल्ट पर चलने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक है। Which among the given is the insulation resistance test voltage required for equipment running on a maximum 600 volt। 600 वोल्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 600 वोल्ट के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम ये जो हमारे पास टेस्ट रिक्वायर्ड वोल्टेज है, रिक्वायर्ड टेस्ट वोल्टेज है, ठीक है, जो हमारा 600 वोल्ट तक के रन कर रहा है तो वो आता है हमारा 1000 वोल्ट, ठीक है। 1000 वोल्ट का हमारे पास टेस्ट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम लोगों को ऐसे इक्विपमेंट के ऊपर टेस्ट करना है जो कि 600 वोल्ट पे चल रहा होगा, ठीक है। क्या बताया गया, विच अमंग द गिवन इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज रहेगा हमारे पास 1000 वोल्ट। अगर वो इक्विपमेंट 600 पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा ये 1000 वोल्ट का होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अगर वो हम लोग बात करते 50 और 500 वोल्ट के बीच में, ठीक है, तो हमारा 500 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। 0 और 50 वोल्ट के बीच में अगर हमारा सर्किट वोल्टेज तो 250 वोल्ट होना चाहिए। ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सिंक्रोनस मोटर आर डैश, ठीक है। एक तुल्यकालिक मोटर क्या है,
ठीक है। सिंक्रोनस मोटर एक कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, स्वयं प्रारंभिक नहीं होते, खुद से शुरू नहीं होते गैस। इसके लिए ऑक्सिलरी सप्लाई, हमारे ऑक्सिलरी मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन्वायरेंटली खुद से वो हमारी स्टार्ट नहीं होती गैस, ध्यान देना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और देखिए सिंक्रोनस मोटर कौन सी स्पीड पर रन होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे, ध्यान देना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NS = 120 × F/P। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, जो टर्न्स रेशियो रहता है, एक पृथक्कारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है। पृथक्कारी ट्रांसफार्मर मतलब क्या हो गया, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर ऑल ऑफ अ सडन मान लो, ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज भी आती है, ठीक है, तो वो हमारे सेकेंडरी यहाँ पे वो डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे प्राइमरी सिर्फ ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हाई वोल्टेज सर्ज भी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होने के कारण क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्राइमरी में डैमेज होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हमारे डायरेक्ट सेकेंडरी में जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह जनरली आ जाता है उसके अंदर इंक्लूड। लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो टर्न्स रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए गाइस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको ये स्पीड और जो पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को और हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। क्लियर है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या करें, चूज द टाइप ऑफ केबल यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से बताया गया, ठीक है, ऑप्शन में से कौन सा एक टाइप ऑफ केबल जो है, ठीक है, यूज़ किया जाएगा डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए केबल का प्रकार चुनें। टाइप ऑफ केबल हमें चूज करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास घरेलू उपकरण है तो उसके लिए हम लोग जो है राउंडेड फ्लेक्सिबल केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल लचीली केबल। ठीक है, राउंड फ्लेक्सिबल केबल आपने देखा होगा, इस तरीके से आती है, इस तरीके से। ठीक है, अब बेसिक है गाइस, जनरली जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लाइट पेंडेंट वगैरह, उसके अंदर आप जो कभी आपने बाहर लटकी हुई जो तार देखी होगी, राउंड फ्लेक्सिबल केबल ही रहता है वो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, अ कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, इफ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 10 ओम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। एक कुंडली 100 वोल्ट 500 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है। यदि परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस करंट कितना है हमारा निकालना है हमें, वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 100, इम्पीडेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इम्पीडेंस कितना है हमारे पास 10 ओम्स का है। ठीक है, 100/10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहे क्वेश्चन, एक एसी परिपथ के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को डैश में निर्धारित किया जा सकता है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है एसी सर्किट के किस में रेटिंग किए जाते हैं गाइस, ओम्स में किए जाते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक इंडक्टर होता है, ठीक है, ये इंडक्टर, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस गाइस, एक्सएल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πfl, और ये ओम्स में नापा जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है, इसका जो रिएक्टेंस आता है गाइस XC, इसका फॉर्मूला आता है 1/2πfc, ये भी हमारा ओम्स में होता है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्या कह रहा है हमारे पास में, निम्नलिखित में से टाका अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच मेटल इज नॉट यूजुअली प्रिफर्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग एप्लीकेशन। फ्लक्स करके, ठीक है, यूज नहीं किया जाता, ठीक है, सोल्डरिंग एप्लीकेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट, जो फ्लक्स यूज किया जाता है सोल्डरिंग एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, उसमें लीड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the backup time of a UPS if it is backed by 150Ah 12 volt battery driving a load of 150 watt। अगर एक UPS यदि 150 एम्पियर और 12 वोल्ट की बैटरी द्वारा 150 वाट का भार वहन करता है तो उसकी बैकअप की समय क्या होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सिंपल है गाइस, ठीक है, बैकअप टाइम क्या होगा कि जितना वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है बैटरी के डिवाइड बाय लोड। ठीक है, पावर कितना सप्लाई कर रहा है वो, ये बात आपको पता नहीं चाहिए, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, 150 Ah × 12 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 150 × 12 तो हमारा क्या कितना पावर आ जाएगा
1800 वैट आवर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनर्जी। तो बैकअप टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है हमारे पास सप्लाई की जा रही है उसके बाद उसका लोड कितना है, ठीक है, तो एनर्जी कितना है हमारे पास में। ओके, अब देखिए एनर्जी हमारे पास में 1800 वैट आवर है, ठीक है, क्लियर है, 1800 वैट आवर है, डिवाइड बाय लोड कितना है हमारा टोटल 150 वैट का लोड है, 150 वैट का लोड है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पे 150 वैट है तो ये वैट भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या है 12 आवर, 12 घंटे के लिए वो लोड 150 वैट का चला सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है, सिंपल सा कुछ नहीं। यूपीएस का फुल फॉर्म कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू डिस्प्लेड बाय द वोल्टमीटर इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर में ये वोल्टमीटर लगाया गया है गाइस, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट का, 4K का और 1K का यहाँ पे ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया, तो ये वोल्ट मीटर पे कितना वोल्टेज दिखाएगा ये हमें पूछा गया। सिंपल है, इसके लिए हम लोग जो है एक हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग लगा सकते हैं गाइस। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल अगर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं तो ये मान लो ये जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है हमारा V2 है, तो V2 अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा R2, जो रेजिस्टेंस है वही हमें लेना रहता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वही हमें लेना रहेगा। या फिर डायरेक्टली मैं आपको देता हूँ, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल में एक थोड़ा डिफरेंस होता है। करंट डिवीजन रूल में दूसरे अपोजिट वाला है हमारे पास, या फिर हमारे पास दूसरे ब्रांच में जो करंट फ्लो होता है उसको हमें लेना रहता है। अगर V1 के में से अगर हमारा वोल्टेज निकालना होगा तो हम लोग उसी रेजिस्टेंस को लेते हैं डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/5 × 5, यह आ जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट। ओके, 1 वोल्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल है गाइस, ठीक है, क्लियर है। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल बोला गया, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो ये होती है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अल्टरनेटर की अगर हम लोग बात करें तो वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, इसका उल्टा, लेकिन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कहते हैं, ठीक है। मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है, ठीक है, यांत्रिक को अगर विद्युत में करते तो हमारा अल्टरनेटर रहता था, ठीक है, या फिर हम लोग डायनामो भी कर सकते थे इसको, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड ऑफ। जो विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक का देखिए, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक डैश का होना चाहिए, ठीक है। कंडक्टर जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वो किसका बना होना चाहिए, वो कॉपर का बना चाहिए, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, आयन से, लीड से और स्टील से, इसलिए हम लोग कॉपर जनरली प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बात आती है कि जो तांबा होता है हमारा, उसकी जो कॉस्ट है, लागत मूल्य है, वो ज़्यादा रहती है एल्यूमिनियम से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड वोल्टेज यूज्ड फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग जनरली करते हैं वो 11 kV 11 kV पे करते हैं। इसका मतलब क्या, 11,000 वोल्ट। 11 kV का मतलब क्या होता है, 11,000 वोल्ट। किलो वोल्ट kV 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना रहता है वोल्टेज को, क्लियर है, सिंपल है गाइस। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास में रहता है, सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन रहता है 33 kV का रहता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 kV का रहता है, सॉरी 400 वोल्ट का रहता है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे इसके पहले का क्वेश्चन हो चुका था, हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। द मेन पर्पज ऑफ फ्लक्स इन अ सोल्डरिंग इज यूज टू, ठीक है, सोल्डरिंग में जो फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हमारा जो मेटल सरफेस है वो साफ सुथरा रह सके, ठीक है, और ऑक्साइड फ्री रह सके। धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना ये हमारे फ्लक्स का मुख्य काम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा सोल्डरिंग वायर रहता है वो तो अलग होगा, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ ऐसा ग्रीस टाइप का या फिर जो सोल्डरिंग पदार्थ लगाए थे उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स, जिसके कारण मेटल सरफेस क्लीन रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गए इसे, डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन सा मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, डीसी सर्किट में कौन सा मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इंडक्शन मोटर का वर्क नहीं किया जाता। इंडक्शन मोटर, प्रेरण मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये जनरली एसी सर्किट के लिए ही सिर्फ यूज़ किया जाता है। कम्यूटेटर मोटर मीटर हो गया, मर्क्यूरी मोटर मीटर, या ठीक है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंडक्शन मोटर का तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडक्शन का प्रिंसिपल ही एसी के ऊपर वर्क होता है गाइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बढ़ती में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिक। देखिए एक क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट का 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने अभी आपको बताया था थर्मोस्टेट का काम क्या है। फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का काम क्या रहता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, तापमान को नियंत्रित करना है। एक विद्युत ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान को नियंत्रित करना है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ती में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, विच प्लायर आर मोस्ट सुटेबल फॉर कटिंग हार्डवेयर। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ उपयुक्त होती है, वो होती है हमारे डायगोनल विकर्णी कटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डायगोनल कटर्स हम लोग ठीक है हार्डवेयर जो उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन डैश में संयोजित होता है। इन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो रहती है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग जो है ठीक है वो सीरीज में कनेक्ट की जाती है सोर्स के साथ। ओके, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्रोत के साथ श्रृंखला में कनेक्ट की जाती है सीरीज में, तो क्लोज सर्किट भी नहीं रहती, ओपन सर्किट भी नहीं रहती, सोर्स के साथ शंट में नहीं रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, ये सोर्स के साथ हमारे पास में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं सेपरेटली। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में यहाँ पे आर्मेचर, ये जो फील्ड रहती है ठीक है ये फील्ड वाइंडिंग है सेपरेटली हमारी सोर्स के साथ में सीरीज में जोड़ी जाती है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तड़ित और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्जेस ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग। लाइटनिंग एंड स्विचिंग के कारण जो हाई वोल्टेजेस आते हैं ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज आते हैं ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम लोग हॉर्न गैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है हॉर्न गैप का इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज सर्जेस के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ती हुई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो मैं काफ़ी क्विकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमारे रेगुलर कोर्सेज वगैरह रहते हैं आरआरबीएस के वगैरह, उसके अंदर हमने काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ा है आपको एक एक चीज़ें। ओके, तो वो भी आप उसको एनरोल कर सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो। और यहाँ पे जो मैंने व्हाट्सएप आपको नंबर देखे रखा है इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप ALP के लिए तैयारी कर रहे होगे ठीक है, तो ऐसा लिख के भेजिएगा ALP नेम आपका। ठीक है, और आपका जैसे अगर आपको कोई ये करना होगा टारगेट एग्जाम, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, फिर आपकी सिटी। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो ALPF बैचेस या फिर कोर्सेज के लिए अगर आपको एनरोल करना होगा तो। ठीक है, देखिए अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ अ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू। ठीक है, भंडारण बैटरी की रिजर्व चार्जिंग में डैश में मदद करती है। ट्रिकल चार्जिंग जो है गाइस ठीक है उसको फ्रेश और फुल्ली चार्ज रखता है, ध्यान देना होगा। इससे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है, इसलिए ट्रिकल चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फुल्ली चार्ज कंडीशन में। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो जॉइंट बताया गया है दिए गए विकल्प में से चित्र में दिखाए गए जोड़ के प्रकार को पहचाने, तो ये होता है गाइस हमारा रैट टेल जॉइंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको एक सेशन चाहिए होगा इसके ऊपर तो हमने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा गाइस, टाइप्स ऑफ जॉइंट करके आप सर्च कर सकते हो। ITI इंस्ट्रक्टर के लिए मैंने पढ़ाया था, वो जरूर आप जाके वॉच करिएगा, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर अप हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने ब्रिटानिया जॉइंट हो गया, मैरिट जॉइंट हो गया, पिगटेल जॉइंट हो गया, रैट टेल जॉइंट हो गया, ये हमने सारे एक्सप्लेन करके रखे। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में यंत्र की त्रुटि के प्रकार को पहचाने। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द गिवन फिगर। स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट नहीं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो हालांकि एरर बताया गया ठीक है ये हिस्टेरेसिस एरर है यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जो एरर आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्टेरेसिस है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, शैथिल्य त्रुटि हम लोग इसको कहते हैं। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास,
यदि एक 200 kVA 2000 बटे 200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में 100 घुमाव होते हैं तो इसकी प्राथमिक में घुमावों की संख्या कितनी होगी। 200 kVA 2000 बाय 200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर में 100 टर्न्स है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने होंगे ये आपको पता होना चाहिए। V1 बाय, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। V1 बाय V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हमें यहाँ पे निकालना है ना, करेक्ट है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स मतलब N1 की संख्या निकालना है। V1 कितना है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास प्राइमरी साइड का 2000 बाय 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर N1 बाय N2। N2 कितने हमारे पास, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है हमारे पास 100, ठीक है। यहाँ पे 100 है, ये 1 जा, ये आ जाएगा 2 जा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। N1 की संख्या इतने कितने आ जाएगा 1000, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1000 घुमाव रहेंगे हमारे पास प्राइमरी साइड में, क्लियर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सिंबल फॉर द गिवन फिगर इज व्हाट, ठीक है। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया है इस फिगर में ये कौन सा होता है गाइस, ये हमें पूछा गया। सिंबल के अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो गाइस। मैंने काफ़ी दिनों पहले या काफ़ी महीनों पहले आपको ये पीडीएफ डाल रखी है गाइस। अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। हमने पीडीएफ दे के रखी है, इसके अंदर आपको सारे सिम्बॉल्स मिल जाएंगे, जितने भी एग्जामिनेशन में बनते हैं सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो सिंबल है गाइस ये हमारे डीसी मोटर का है, ठीक है, डीसी मोटर का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में, श्रृंखलाधारित वोल्टमीटर किसका मापन कर सकता है। अ सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टमीटर कैन मेजर, ठीक है। अ सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टमीटर ये हमारा एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सो देखिएगा बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर का, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के उपकरणों पर प्रेरित निम्न वोल्टेज के कारण देखिए, धातु के उपकरणों पर प्रेरित निम्न वोल्टेज के कारण निम्न प्रघात उत्पन्न होता है जिससे डैश का प्रयोग करके बचा जा सकता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑन अ मेटल इक्विपमेंट विच कॉजेज लो शॉक कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग, ठीक है। तो जो इंड्यूस वोल्टेज होता है मेटल इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, वो एक छोटा सा शॉक हमें दे सकता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग अर्थिंग के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। भू संपर्कन के कारण हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थिंग अगर हम लोग प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया तो लीकेज करंट हम लोग उसको राउंड कर सकते हैं। तो जो बेसिक हमारा स्मॉल लीकेज करंट के कारण जो शॉक लगता है हमें, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड फुल वेव रेक्टिफायर फ्रॉम अ सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचाया गया, कितने डायोड की रिक्वायर्ड है संख्या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। सीधा सीधा आंसर बच्चे मार्क करके आएंगे ऑप्शन सी, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से हमें फुल वेव ट्रांसफार्मर बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में डायोड की संख्या 2 होती है, फुल वेव में हमारे पास में कितनी लगती है, तो हमारे पास जो बची हुई है वो कितनी हो जाएगी 4 - 2। जो एडिशनल हमारे पास डायोड लगेंगे वो कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन डी। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन में इतना गूगली दे देता है आपको, जहाँ पे आपको डेफिनेट से गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको मैं पहले से वार्न करके चलता हूँ, ठीक है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं गया, काफ़ी सिंपल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए डैश नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है गाइस, ठीक है, पता होना चाहिए। जो इमिटर बेस जंक्शन है हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है हमारा रिवर्स बायस होना चाहिए नॉर्मल एक्टिव ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इमिटर टू बेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इमिटर टू बेस जंक्शन जो होना चाहिए हमारे पास में फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और कलेक्टर टू जो बेस है, ठीक है, हमारा रिवर्स बेस होना चाहिए, ठीक है। ये जो मोड रहता है तब हमारा ये एक्टिव मोड में वर्क करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाए तो भी आपको आंसर आ सकते हैं, ओके, क्लियर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन 80% एफिशिएंट 2 किलोवाट मोटर रनिंग एट अ पीक लोड ऑफ 5 आवर्स। एक 80% दक्ष 2 किलोवाट इनपुट मोटर अधिकतम भार पर 5 घंटे से चल रही है, तो उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, हमें ऐसा पूछा गया, ठीक है। एफिशिएंसी की बात की जा रही है। एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, आउटपुट बटे इनपुट, ओके। इसका मतलब क्या है, आउटपुट पावर कितना है हमारे पास में, वो तो हमारा निकालना होगा, ठीक है। 80% एफिशिएंसी है, 80% एफिशिएंसी है,
0.8 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में इनपुट कितना है, इनपुट है 2 किलोवाट का, तो 2000 वाट हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा आउटपुट कितना निकल के आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में 1600 वाट, ठीक है। आउटपुट आएगा हमारे पास में 1600 वाट गैस, ठीक है। इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आवर से, ठीक है, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बताया गया, सॉरी 5 आवर्स के लिए बोला गया, इनटू अगर हम लोग 5 करते हैं, ठीक है, तो 8000 वाट आवर, इससे का मतलब क्या है, 8 किलो वाट आवर, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। 8 किलो वाट आवर इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। क्या कहा हमने कि एक कितनी एनर्जी जो यूज की जाएंगी, एक 80% इफिशिएंस है, जिस एक मोटर है, देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, एक मोटर है जो 80% इफिशिएंट है, 80% इफिशिएंट है, इसका इनपुट कितना है गाइस, ये 2 किलोवाट का इनपुट ले रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इफिशिएंसी के फॉर्मूले डालें, इफिशिएंसी हमारे पास 80% है, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं 0.8। आउटपुट हमें नहीं पता कितना आउटपुट दे रहा है वो, तो ठीक है, लेकिन हमारा इनपुट क्या है, 2000 किलोवाट है, जिसका मतलब क्या है 2 किलोवाट का, तो हमने आउटपुट निकाल लिया, 1600 वाट आ गया गाइस, ठीक है। देखो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 1600 वाट आ गया। ये तो था हमारे पास में वाट में, ठीक है। एनर्जी की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर हम लोग इसको समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 घंटे से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8000 वाट आवर, जिसको हम लोग कहते हैं 8 किलो वाट आवर, ये हमारा एनर्जी यूज़ करेगा वो, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, सीरीज जनरेटर आर जनरली नॉट यूज बिकॉज ऑफ देयर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, उसका टर्मिनल वोल्टेज वायरी करता है लोड वोल्टेज के साथ, सॉरी लोड वेरिएशन के साथ में, भार परिवर्तन के साथ वो परिवर्तित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इसलिए सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तक अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट हमारे रेगुलर वॉच करते हैं सेशंस को, ठीक है, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई वुड रिकमेंड जरूर इसको सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों के साथ भी पहुंचाइएगा, सो दैट उन्हें भी हेल्प हो सके। अगेन एक और सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है, ये कौन सा सिंबल है गाइस, ये हमारा कैपेसिटर है जो कि पोलराइज है। बैटरी मार्क करके बताना गाइस, बैटरी का सिंपल एक सिंबल होता है गाइस, ये छोटी जो लाइन रहती है माइनस के लिए रहती है, और ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के लिए रहती है, ठीक है। कैपेसिटर का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं रहता गाइस, ठीक है, ये तो हमारा एक नॉर्मल कैपेसिटर हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है पोलराइज्ड है किया गया, ठीक है, यहाँ पे पोलराइज्ड है, तो इसलिए इसका हम लोग करेक्ट आंसर मारेंगे संधारित्र और ध्रुवीकृत, ठीक है, कैपेसिटर पोलराइज, ठीक है। या ये हिंदी वगैरह में काफ़ी बार कन्वर्जन में इशू हो जाते हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ से जुड़े हुए एक और क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज ऑफ अर्थ प्लेट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस कम कर पाएंगे कि नहीं, अगर हमारा अर्थ प्लेट का साइज बड़ा होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, छोटे आकार के यूज़ करना, नहीं, यही हमारा गलत हो जाएगा, नहीं बोला गया, ठीक है, कैन नॉट बी यूज किया, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारा ऑप्शन डी सही आ जाएगा इसमें से, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर इज अ टाइप ऑफ डीसी जनरेटर बोला गया है, ठीक है। जो हमारा लघु जनरेटर कंपाउंड जनरेटर है, एक डैश डीसी जनरेटर का एक प्रकार है, ठीक है। तो जो शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, एक टाइप ऑफ डीसी जनरेटर का प्रकार है। सिंपल आंसर था गाइस इसका, ठीक है। ये जो शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट, देखिए यहाँ पे शॉर्ट शंट हो गया या फिर लॉन्ग शंट हो गया, ये एक डीसी जनरेटर के ही प्रकार है ना, ठीक है। नेगेटिव परमानेंट सीरीज, ठीक है, ओके। शॉर्ट सीरीज कंपाउंड ऐसा नहीं आता, एक तो शॉर्ट शंट आता है, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग शंट आता है, इस तरीके से, बट लेकिन शॉर्ट सीरीज और लॉन्ग सीरीज ऐसा नहीं आता गाइस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के परिमाण की वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एम्पलीफायर किससे बनता है गाइस, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है, ये हमारे ट्रांजिस्टर बनता है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अबव 500 kVA आर कॉल्ड, 500 kVA के ऊपर के रेटिंग के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टर कैन नॉट बी यूज इन डीसी मोटर। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टार्टर हम लोग डीसी मोटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता, तो वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि ये एसी मशीन में यूज होता है। सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। 2 पॉइंट स्टार्टर ये जनरली डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है, ये डीसी सीरीज के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ निकल आयन सेल इज मेड अप ऑफ। एक क्वेश्चन आपको जनरली बैटरी से पूछा जाता है, ये उसकी जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के कौन से मटेरियल की बनी जाती है करके, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा इस साल भी। तो पॉजिटिव प्लेट जो रहती है निकल आयन की, ठीक है, निकल लोहा सेल का जो घनात्मक प्लेट है वो किसका बना रहता है, ये हमारे निकल हाइड्रोक्साइड का बना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल जाता है। एक टेबल है गाइस, अगर उसको आपको तैयारी कर लोगे तो उसमें से चाहे जितने आपके क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं, लोएस्ट स्केल प्रोब सुटेबल फॉर मेजरिंग 250 वोल्ट यूजिंग अ CRO विद इनपुट लिमिट ऑफ 30 वोल्ट इज। ठीक है, एक लोएस्ट स्केल का प्रोब जो हम लोग 250 वोल्ट डीसी मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे CRO के साथ में, जिसका इनपुट लिमिट 30 वोल्ट है, वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 10x का। ठीक है, ये 10x वाला यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है रेंज है अप टू 300 वोल्ट तक ये करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनपुट का कितना है हमारे पास 30 वोल्ट है, नापना कितना है हमारे पास, कौन सा वोल्टेज गिनना है हमारे पास 250 वोल्ट तक। ठीक है, तो ये 300 वोल्ट तक आपको जाना चाहिए ना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 10x का लगा देते हैं, ठीक है, तो 30 × 10 कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट तक हम लोग नाप पाएंगे, इसलिए इसका 10x वाला प्रूफ ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हमें ये, वेरी वेल डेवलप्ड, आई सी टोटली अप्रिशिएटेड। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखिए क्या करें हमारे पास में, इंसुलेटर रिंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी पोल्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, विद्युत वितरण खंभे के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत रोधक रिंग डैश से बने होते हैं, तो वो जो है सिरेमिक के बने जाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर रिंग जो रहते हैं वो सिरेमिक के बने जाते हैं डिलीवरी पोल्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी पोल्स के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज आर लो वोल्टेज लैम्प्स यूज। लो वोल्टेज लैम्प किसके लिए यूज किए जाते हैं, लो वोल्टेज लैम्प जो है वो ऑटोमोटिव लैम्प के लिए, ऑटोमोटिव लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग अ सर्कुलर होल। ठीक है, एक सर्कुलर होल को फिनिश करने के लिए कौन सा इसमें से जो टूल यूज किया जाएगा, एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन टूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते, आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट विल हैपन इफ द बैक EMF ऑफ अ डीसी मोटर वैनिशेस सडनली। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर बैक EMF सीधा ठीक है जीरो हो जाता है, ठीक है जीरो हो जाता है, तो आर्मेचर हमारा बर्न हो जाएगा, आर्मेचर जल सकता है, ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डीसी मोटर का हमारा बैक EMF ये रहता है, क्या रहता है, EB = V - I × RA ये रहता है। ठीक है, अगर हमारा बैक EMF जो डीसी मोटर का सडनली वैनिश हो जाता है, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज पूरे आर्मेचर के साइड पे आ जाएगा। ठीक है, उसी का मतलब क्या V = क्या हो जाएगा, IRA। ओके, तो उसके कारण क्या होगा, ये IRA मतलब क्या, आर्मेचर के क्रॉस आ जाएगा, तो आर्मेचर हमारा पूरा जल सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ओके, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ दैट मीन्स ये पूरे 75 क्वेश्चन ही हमने पूरे के पूरे टेक्निकल के आज ही के दिन एक ही बारी में पूरा कवर अप करा दिया गया। ठीक है, जो आपको प्रीवियसली पूछे गए थे। क्लियर है, 22 जनवरी को जो शिफ्ट 1 में पूछे गए थे हमारे कंप्लीट 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हमारे कवर अप हो चुके हैं हिंदी और इंग्लिश के साथ में। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा गाइस, और आपके सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा दोनों भी, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप क्लिक करके देख सकते हो, और चैनल के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा हमारे दोनों, सो दैट आप उसके RRB के कोर्सेज और बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।